दहशतगर्द एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिससे बचपन में जायदाद, ऐशो आराम, अपनों का प्यार, रिश्ते छीन लिए गए। हालात के चुंगल में फंसकर वो जुराइम की दुनिया में दाखिल हुआ। मुहिब वतन होते हुए मुल्क दुश्मन करार दिया गया। इंडिया गया तो कदम कदम पर मौत ने घेरा, मगर उसने इंडिया में इंडिया की बैंड बजाए रखी। दास्तान की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। एक दिल हिला देने वाली दास्तान, दहशतगर्द। दहशत, किस नंबर 78। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मैंने सोचा कि डांट डपट के होटल वाले को पैसे दिला दूंगा। वो पूरे पैसे ना भी देते तो कुछ पैसे तो दे देते। यूँ होटल वाला मेरा एहसानमंद हो जाता और मैं ना सिर्फ खाना खाता बल्कि रात भी वहीं कहीं गुजार देता। मगर यहाँ तो मामला ही उल्ट हो गया था। वो मामूली उचक्के मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखते थे, मगर बात इस हद तक बढ़ जाए तो पुलिस की मदाखलत यकीनी होती है और मैं ये नहीं चाहता था। मैंने आहिस्ता से कहा, माफ़ करना भाई, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने बड़े दाता हो। ये कहकर मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। राजू समझा मैं जान बचाने के लिए भागने के चक्कर में हूँ। वो एकदम शेर हो गया और उसने मुझ पर छलांग लगा दी। वो आदमी खासा फुर्तीला था। मैंने उसे झुकाई देने की कोशिश की, मगर बचते बचते भी मेरे दाएं बाजू पे चाकू की एक लकीर खींच गई। राजू वाकई मुझे जान से मारने के दर पे था। वो जान से ना भी मारता तो भी मेरा ऐसा हशर कर देता कि देखने वाले इबरत पकड़ते और इसकी दादागिरी की ताक बैठ जाती। अब पानी सर से ऊंचा हो गया था। बाजू पे शायद कुछ गहरा जख्म आ गया था, क्योंकि जरा सी देर में मेरे कुर्ते की पूरी आस्तीन खून से सुर्ख हो गई थी। राजू एक मरतबा फिर हमले की तैयारी कर रहा था। उसने जो ही हाथ घुमाया, मैंने जोड़ के पास से इसकी कलाई पकड़ ली और तपे हुए लहजे में कहा, मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता था, मगर तूने मुझे मजबूर कर दिया है। ये कहकर मैंने उसकी कलाई को झटका दिया। चटाख की आवाज़ के साथ ही उसका जोड़ निकल गया। वो बुरी तरह टकराया। मैंने झपट के उसकी दूसरी कलाई पकड़ ली और सख्त लहजे में बोला, इसके पैसे देना है या मैं दूसरी कलाई भी तोड़ दूँ। मैंने दूसरी कलाई पे दबाव डाला तो वो चीख कर बोला, देता हूँ, अभी देता हूँ, मेरा हाथ छोड़ दो। उसका दायां हाथ दरख्त की टूटी हुई शाख की तरह उसके पहलू में जुड़ रहा था और चाकू फर्श पे गिर चुका था। मैंने उसके मुंह पर एक झापड़ रसीद किया और झुक के चाकू उठा लिया। राजू ने जेब में हाथ डाला और 100 के कुछ नोट निकाले। मैंने नोट उसके हाथ से झपट लिए और निकाल। मैंने डपट कर कहा, जेब में जो कुछ है निकाल दे। उसने जेब में हाथ डाला और सारे नोट निकाल लिए। मैंने वह नोट भी इसलिए ले लिए और काउंटर पर फेंक के होटल वाले से कहा, पैसे गिन लो, अगर ज़्यादा हो तो उसके हिसाब में जमा कर लेना। आखिर ये बंदा भी तो यहाँ खाए पिएगा। फिर मैं राजू से मुखातब हुआ, अब यहाँ से भागो, वरना। मैंने चाकू लहराया, और सुन, आइंदा अगर तूने इन्हें तंग किया तो टुकड़े कर दूंगा। मैंने पीछे से इसकी कमर पर जोरदार लात मारी। वो लड़खड़ाता हुआ होटल के दाखिली दरवाजे से निकला और औंधे मुंह गिर पड़ा। होटल के बाहर लोग जमा हो गए थे। राजू को गिरते देखा तो सब हैरत से मुझे घूरने लगे। राजू उठा और किसी तरफ देखे बगैर तेजी के साथ वहां से चला गया। होटल वाले की आंखों में खौफ की परछाइयां थी। उसने लरजती हुई आवाज में कहा, तुमने ख्वाह अपनी जान खतरे में डाल ली। राजू अब तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लगता है मुझे भी अब ये होटल बंद करना पड़ेगा। जितना मत करो, राजू अब इधर नहीं आएगा, चिंता ना करो। मैंने उसे तसल्ली दी। अरे भैया, तुम शायद नए आए हो, इसलिए राजू को नहीं जानते। वो 2 खून कर चुका है, मगर पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। उसने उसके खिलाफ गवाही देने की किसी को हिम्मत नहीं हुई और उस पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर सके। यहाँ के हर दुकानदार से पत्ता लेता है। वो इसकी पीठ पर जानकी दास का हाथ है।
कौन जानकी दास? मैंने बेख्तियार पूछा। होटल वाले ने मुश्तबा अंदाज में मुझे घूरा, फिर हंस कर बोला, तुम क्या किसी और दुनिया से आ रहे हो? जानकी दास को नहीं जानते? मैं असल में बम्बई से पहली मर्तबा यहाँ आया हूँ, मैंने ऐसा से कहा। असल बदमाश तो जानकी दास है, होटल वाले ने कहा। इस शहर में जुए खाने और शराब की भट्टी इसने लगाई है। पुलिस के बड़े बड़े अफसरों और बड़े बड़े नेताओं से उसका याराना है। राजू उसका खास आदमी है। तुम चले जाओगे तो मुझे तो इस शहर में रहना है, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अरे तुम फिक्र मत करो, मैंने जल्दी से कहा। जब तक ये मामला ख़त्म नहीं हो जाता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, मैंने हंस कर कहा। अब ज़रा जल्दी से मुझे खाना खिलाओ, बहुत भूख लगी है। ट्रेन में चोर मेरे कपड़ों का बक्स ले गए, इसी में मेरे पैसे भी थे। मैंने फौरी तौर पर एक कहानी काट ली। मैं जिस दोस्त के आसरे पर यहाँ आया था वो भी यहाँ से दिल्ली चला गया है। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। अरे तो बैठो ना, होटल वाले ने जल्दी से कहा। खाने की क्या कमी है? हंगामा शुरू होने के बाद इक्का दुक्का ग्राहकों के साथ होटल का बैरा भी बाहर खिसक गया था। खतरा टलते ही वो दोबारा होटल में आ गया। होटल वाले ने उसे कहा कि खाना ले आओ। वहीं एक कोने में पानी की बाल्टी रखी थी। मैंने वहीं बैठकर मुंह हाथ धोया और खाने पर टूट पड़ा। खाने से फारग होने के बाद मैंने चाय पी। इसी दौरान होटल के सामने पुरानी सी एक गाड़ी आकर रुकी। मैंने चौंक कर देखा। गाड़ी में से राजू के साथ 5 आदमी उतरे। वो सब शक्लों से छटे हुए बदमाश लग रहे थे। परेशानी की बात यह थी कि इनमें से 2 के हाथों में लंबी नालों वाले हैंडमेड रिवॉल्वर थे। बकिया 3 आदमियों के पास हाकियां और सोटे थे। कुछ के हाथों में बोतलें थी। इन सब के तेवर खतरनाक थे। मैं कुर्सी खिसका कर ऐसा से उठ खड़ा हुआ। इस वक्त पुरानी सी एक गाड़ी मजीद वहां पहुंच गई। इसमें से भी हाकी बरदार गुंडे उतरने लगे। एक गुंडे ने सोडे की बोतल का क्रेट उठा रखा था। होटल वाला सहमकर काउंटर के पीछे दुबक गया। होटल का बैरा न जाने कहाँ छुप गया। वो सब एक एक करके अंदर आ गए। सबसे आगे राजू था। उसके पीछे पीछे 2 रिवॉल्वर वाले थे। फिर बकिया लोग थे। एक बदमाश ने अंदर घुसते ही होटल वाले को काउंटर से बाहर घसीट लिया और हाकी से उसकी पिटाई शुरू कर दी। रिवॉल्वर वाले ने हैरानी से कहा, यहाँ सिवाय इस भुक्कमंगे के और कौन है? लगता है वो हरामजादा निकल गया। यही तो है वो बदमाश, राजू ने कहा। उसने अपना दायां हाथ बांध के गले में लटका लिया था। रिवॉल्वर वाले ने हैरत से पूछा, ये है वो बदमाश जिसने तुम्हारा हाथ तोड़ दिया? फिर वो मुझसे मुखातब हुआ, कौन है बे तू? मतलब की बात करो, मैंने इसी लहजे में जवाब दिया। और इस खिलौने को जेब में रख लो, मैं इन खिलौनों से डरने वाला नहीं हूँ। बहुत भौंकता है, रिवॉल्वर वाले ने करख्त लहजे में कहा। इस दौरान में होटल वाला जख्मों से निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा था। उसका हशर देख ले, उसने होटल वाले की तरफ इशारा किया। एक आदमी के लिए इतना बड़ा लाओ लश्कर लेकर आए हो? मैंने तंजिया लहजे में कहा। इतने लोगों के साथ तो कोई बच्चा भी आंख दिखा सकता है। बकवास बंद कर। उसने अचानक रिवॉल्वर की नाल मेरे मुंह पर दे मारी। मेरे मुंह से खून बहने लगा। इसी वक्त किसी ने पीछे से मेरे सर पे कोई सख्त चीज मारी तो मेरा सर बुरी तरह चकराया। आंखों के आगे नीले पीले दायरे नाचने लगे और फर्श तेज से मेरे नज़दीक आने लगा। फिर वो 2 मजबूत हाथों ने मुझे थाम लिया। उसके बाद सब कुछ तारीकी में डूब गया। मुझे होश आया तो ऐसा लगा जैसे मेरे बेड को कोई बुरी तरह झंझोड़ रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे ज़हन से धुंध छटने लगी। मुझे याद आ गया कि मैंने होटल में खाना खाया था। फिर मैं चाय पी रहा था कि वहाँ राजू और उसके साथी आ गए थे। फिर उन्होंने शायद मेरे सर पर कोई चीज़ मारी थी। इसके साथ ही मुझे एहसास हुआ कि मेरा सर फोड़े की तरह दुख रहा है। मैंने सर पे हाथ लगाना चाहा मगर कामयाब ना हो सका क्योंकि मेरे दोनों हाथ पहलुओं के साथ बंधे हुए थे और मैं किसी गाड़ी में सफ़र कर रहा था। मैंने पाँव हिलाने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि मेरे दोनों पैर भी बंधे हुए हैं। गोया मैं बुरी तरह फंस चुका था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी खोई हुई तवानाई वापस आ रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वे लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। मैंने तमाम ख्यालात को ज़हन से झटक दिया और तनबे तकदीर होकर लेटा रहा। वो शायद मुझे किसी वैन में ले जा रहे थे। बदबख्तों ने मुझे वैन में ठंडे फर्श पर डाल रखा था। सर्दी मेरी हड्डियों में उतरी जा रही थी। अचानक कुछ फासले पर एक शोला सा चमका।
लम्हे भर को वहाँ रोशनी हुई तो मालूम हुआ कि मैं वैन में तनहा नहीं हूँ, बल्कि मज़ीद 2 आदमी वहाँ मौजूद। इन्हीं में से एक ने सिगरेट सुलगाई थी। फिर उस अंधेरे में सिगरेट का सिरा रोशन नुक्ते की तरह हरकत करने लगा। फिर शायद सिगरेट वाला पीने वाला ही बोला था, इस उल्लू के पट्टे को अभी तक होश नहीं आया, कहीं मर तो नहीं गया। इतना नाजुक नहीं है आराम का जना, दूसरे ने तकीर अमेज लहजे में कहा। मगर सेठ इसका क्या करेगा, पहले ने पूछा। यह तो वो खुद भी नहीं जानता होगा, दूसरे ने बेजारी से जवाब दिया। फिर वैन में खामोशी छा गई, सिर्फ इंजन की घूं घूं सुनाई दे रही थी। सर्दी के मारे मेरी हालत ख़राब थी। इन मनूसों ने मुझे ठंडे फर्श पर डाल रखा था, इसलिए कुछ ज़्यादा ही लग रही। यूँ भी आदमी के हाथ पांव बंधे हों तो सर्दी का एहसास कुछ ज़्यादा होता है। मैंने आंखें बंद कर ली और जहन से सर्दी के एहसास को झटकने की कोशिश करने लगा।